प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं और प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। मलिक साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। ये डॉक्टर साहब, ये क्या ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं आप अपोजिशन का? ये कल के जो एक दूसरे के जो हरीफ थे आज हलीफ बन रहे हैं। इतनी तब्दीली कैसे आ गई एकदम के PMLN और PPP एक ही पेज पे आ जाएं? ये वही PMLN है जिसके बारे में PPP है जिसके बारे में आपके जो इस वक्त सदर हैं मुस्लिम लीग के और लीडर ऑफ द अपोजिशन कहा करते थे कि मैं पेट फाड़ के दौलत निकाल लूँगा। तो ये क्या इतना तब्दीली क्या आई है इसमें? नहीं निज़ामी साहब, अभी तो कोई ऐसी खातिर खा तब्दीली नहीं आई है। आपने पहले भी देखा जब इलेक्शन के अंदर धांधली हुई तो इस नुक्ते के ऊपर तमाम अपोजिशन जमातें जो हैं वो इकट्ठी हो गई थी। इसी तरह आपको याद होगा जब हमारी हुकूमत थी और ये बाहर धरने वरने दिए गए और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर गंदी शलवारें टांगी गईं और PTV पे कब्ज़ा किया गया, पार्लियामान पे हमला किया गया, तो उस वक्त भी अपोजिशन की तमाम जमातें इकट्ठी हो गई थी। तो ये तो जमहूरियत के अंदर होता है कि जब कोई हुकूमत ऐसा या अपोजिशन के लीडर कोई ऐसा रवैया अपनाएं जिससे मुल्की तरक्की या मुल्की जो स्टेबिलिटी है वो क्वेश्चन में आनी शुरू हो जाए तो फिर अपोजिशन की तमाम जमातें जो हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं। अब अगर आप ये जिस तरह 40 दिन में फॉरेन पॉलिसी का 40वां किया इस हुकूमत ने, अगर आप उसको उस नज़रिए से देखें, चाहे उसमें अमेरिका के वाइट हाउस के साथ फेस ऑफ हो टेलीफोन कॉल के ऊपर, या धत्कारा जाए फ्रांस के सदर को, या ट्वीट के ज़रिए इंटरनेशनल डिप्लोमेसी नेबरहुड कंट्रीज़ के साथ सेटल करने की कोशिश की जाए जिससे ऑलमोस्ट वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाए, या दीगर जिस तरह यहाँ पे वो आए थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट अमेरिका के, तो जिस तरह दो बिल्कुल मुख्तलिफ बयानिए निकले, एक हमारा और एक अमेरिका का जो मुतसादम थे। तो इस तरह की फ़ॉरेन पॉलिसी कब चली है? और अभी भी आप देख लें ये मलेशिया के हवाले से खान साहब ने कहा कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो उनके जो फ़ॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने बाकायदा लगा दिया कि खान साहब ने फ़ोन करके ये तजवीज़ किया कि हमें बुलाया जाए। ये तो सारी बातें ठीक है। मलेशिया ने कहा कि हाँ वो ज़रूर, ये तो बातें ठीक है, लेकिन मैं कह रहा था कि कोई जो जरदारी साहब ने कल दावत दी है उसको आज आपकी मीटिंग भी हुई है और मरी में भी मीटिंग हुई है आज, तो ये कोई फैसला हुआ है इस बारे में कि कोई ऐसी करारदाद लाई जाए अपोजिशन की तरफ से मुश्तरका जिसका मकसद हुकूमत की छुट्टी कराना हो? और क्या आप उससे वेलकम करते हैं जरदारी साहब की तजवीज़ को? नहीं, देखिए जरदारी साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई है, मैंने आपको पहले बताया कि हमारा एक लूज़ कोलिशन तो ऑलरेडी बन चुका है इलेक्शन पे धांधली में और अभी तक वो कायम है। अभी भी जो उस पार्लियामान के अंदर जो कमेटी बन रही है उसमें तमाम सियासी जमातें शिरकत कर रही हैं, हुकूमत भी शरीक है उसमें। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जो जरदारी साहब ने बात की है वो पूरा मुल्क कह रहा है और तमाम सियासी जमातें कह रही हैं और हमारी जमात भी बिल्कुल, कोई भी अगर तमाम सियासी जमातें इकट्ठी होती हैं अवामी हक़ में, अवामी मुफाद में, तो हम काहे को उससे बाहर रहेंगे। मगर ये तमाम फ़ैसले जो हैं ये पार्टी की सीनियर लीडरशिप की मुशावरत के बाद किए जाएंगे। इस तरह की तमाम बातें, ये चहमगोइयाँ हर पार्टी की तरफ से हो रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी कह चुके हैं, आपने चलें हमारी तो अपोजिशन की पार्टियां हैं जो हुकूमत के अपने अलायंस पार्टनर्स हैं, वो आपने बलूचिस्तान के हवाले से वो पूरा तलत साहब का प्रोग्राम देख लिया होगा जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तो इन्हें वज़ीर आज़म नहीं मानता और हमने तो इनसे अलायंस इस वजह से किया था कि बलोचियों के हकूक़ आगे बढ़ेंगे, हमें तो कुछ ऐसा दिखा नहीं। जब अपने अलायंस पार्टनर उनके हक़ में नहीं रहे तो अपोजिशन तो बड़ी वाज़े तौर पे अवामी मुकदमा लेकर और अवामी हकूक़ लेकर आगे बढ़ेगी, इकट्ठी बढ़ेगी। मगर लेकिन कोई फैसला नहीं किया गया। मुसद्दिक साहब, ये तो ठीक है आपने फैसला नहीं किया, लेकिन ये भी तो देखे ना कि अभी उनको आए हुए 2 माह हुए हैं, तो आया ये कहना कि ये मुल्क नहीं चला सकते, हुकूमत नहीं चला सकते, तो ये कहाँ तक फेयर होगा कि उनको कहा जाए कि जी इनको फारिग किया जाए इस मरले पे? और अगर किया भी जाए फारिग तो क्या मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए आप फारिग करेंगे? क्या आप भी को धरना देंगे या पार्लियामेंट के अंदर कोई नो कॉन्फिडेंस किस्म की तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे?
देखिए, अभी तक तो हमने बिल्कुल ये बात नहीं कही कि इनको फारिग किया जाए। हम तो ये कह रहे हैं कि हम इनको चांस देना चाहते थे, ये चांस लेना नहीं चाहते। ये कहते हैं कि बुज़दार साहब ही तब्दीली हैं, बुज़दार साहब ही तब्दीली हैं, वो कोई गुज्जर साहब हैं वो तब्दीली हैं, या वो जो क्या नाम है उनका, ये मंशा बॉम्ब साहब जो हैं वो तब्दीली हैं। तो ये अजीबो-गरीब किस्म की तब्दीली की बातें कर रहे हैं। इन्होंने पूरे मुल्क के अंदर एक अजीब किस्म की अदम इस्तेहकाम की फ़िज़ा पैदा कर दी है। कभी कहते हैं हमने IMF के पास जाना है, कभी कहते हैं हमने IMF के पास नहीं जाना। आधे वज़रा कहते हैं हमने CPEC को रोकना है, 1 साल के लिए CPEC को रिवाइज़ करना है। वज़ीर आज़म और कुछ वज़रा कहते हैं कि नहीं, CPEC जो है वो इसी तरह चलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमें पैसे मिल गए सऊदी अरेबिया से, कुछ कहते हैं हम लेने जा रहे हैं सऊदी अरेबिया से पैसे। इस तरह की जो अदम इस्तेहकाम जो पैदा हुआ है, उससे आपको मालूम है कि एक दिन में $2 अरब अगर सऊदी अरेबिया या किसी भी मुल्क से या IMF से आपको $5-7 बिलियन डॉलर मिल भी जाएं, तो इसको इस तनाजुर में रखें कि हुकूमत की जो रवैया है उसकी वजह से एक दिन में $2 बिलियन का नुकसान हुआ। और जब से हुकूमत नवाज़ शरीफ साहब को हटाया गया, 54,000 से अब तक जो मार्केट की सूरत हाल है, तो तकरीबन $40 अरब $40 बिलियन की सरमायाकारी जो है वो ज़ाया हो चुकी है। इस वजह से ऑपोजिशन इकट्ठी हो रही है, इस वजह से आवाज़ उठाई जा रही है। मगर ये नहीं हम कह रहे कि हम इन्हें उल्टा देंगे, ये 60 दिन काफ़ी हैं। 100 दिन का टारगेट तो इन्होंने खुद दे रखा है, और 100 दिन में से कितने दिन गुजर गए हैं ये तो काउंटडाउन जारी है आवाम के सामने। अगर आप नहीं भी समझते कि आज एहतसाब करना चाहिए, और ये तमाम बातें जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, चाहे मुआशी तौर पे, चाहे फ़ॉरेन पॉलिसी के लेंस से, या सियासी इस्तेहकाम या तब्दीली के नुक्ता नज़र से जो बुज़दार साहब की शक्ल में हमारे सामने आई है, अगर आज नहीं भी आप ये बात करना चाहते, तो जो इन्होंने मुकदमा आवाम के सामने रखा था, जिसमें आपने ख़ुद ये देखा, जिसमें इन्होंने टारगेट सेट किए थे 100 दिन के, आप ये तो मानेंगे ना कि 100 दिन के बाद हम कम से कम उन 100 दिन का जो टारगेट इन्होंने दिया था उसका यकीनन ये तो आपका हक हासिल है। अगर उस वक्त ये कहें कि ये तो हक हासिल है आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये है कि जो तासुर पैदा हो रहा है ना, वो तासुर ये पैदा हो रहा है कि जरदारी साहब इस वक्त चूँकि सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले केसेस की वजह से सख्त मुश्किल में हैं, NRO अमल दरामद केस हो या जारी अकाउंट्स केस हो, और NRO अमल दरामद केस के हवाले से वो ये कहते हैं कि NRO के ख़त्म होने के नतीजे में जो केसेस अगर बहाल होंगे और दोबारा चलेंगे, वो तो आप खुद नवाज शरीफ साहब के दौर के बनाए के केसेस हैं, यानी वो शिकवा आपसे भी कर रहे हैं। अब तासुर मगर ये मजमूई तौर पर यह पैदा हो रहा है कि जरदारी साहब इस वजह से हुकूमत की मुखालफत में जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत बार बार ये कह रही है, आज भी मियां महमूद रशीद साहब ने कहा कि किसी जरदारी को या उनके किसी हवाले को कोई NRO नहीं मिलेगा। तो ऐसी सूरत में कि जब उन पर सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हों, तो आप उनको बेल आउट करने के लिए उनको सपोर्ट करेंगे जरदारी साहब को? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर वो NRO का जिक्र कर रहे हैं तो इल्ज़ाम तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या NAB पे लगा रहे हैं। जरदारी साहब का किसके साथ NRO होगा ये बताइए। जरदारी साहब ने भी ये नहीं कहा किसी वक्त भी, कम से कम मैंने नहीं सुना कि आप एहतसाब ना करें। हमारी तरफ से भी आज तक ये आवाज़ नहीं आई, मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से भी कभी ये आवाज़ नहीं आई कि आप एहतसाब ना करें। हाँ, हम ये कहते हैं कि आप हमारा जब इस एहतसाब करते हैं, जब बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर शवाहिद के आप लीडर ऑफ़ द ऑपोजिशन को पकड़ते हैं, तो आप ये बताइए कि आपने लीडर ऑफ़ द ऑपोजिशन को क्यों पकड़ा? वो फ्लाइट थे, वो मंशा बॉम्ब थे जिन्होंने भाग जाना था मुल्क से, इस वजह से आपने पकड़ा? क्या वो जो आपकी इन्वेस्टिगेशन थी उसमें शमूलियत नहीं कर रहे थे? 2 ही 3 वजूहात होती है ना किसी को गिरफ्तार करने से। उनकी तो अभी इंक्वायरी चल रही है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, लेकिन बाबर अवान साहब जो हैं उनके खिलाफ तो इस्तगासा दायर हो चुका है। यानी एक पूरा इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद केस जो है वो बढ़ा दिया गया है, तो उन्हें क्यों नहीं, वो क्यों नहीं फ्लाइट रिस्क? ये क्यों काफ़ी है कि वो वज़ीर ना रहें मगर उनको ना पकड़ा जाए, लेकिन सिर्फ इंक्वायरी की स्टेज या इन्वेस्टिगेशन की स्टेज के ऊपर मियाँ शहबाज शरीफ साहब को या दीगर लोगों को अरेस्ट कर लिया जाए? अगर हम लोग या पीपल्स पार्टी के लोग या मौलाना फजलुर रहमान के लोग ये पूछते हैं कि आपने अगर हमें गिरफ्तार करना है तो ये बताइए कि आपने 22 अरब रुपए का जो NICL का मुकदमा है, जिसमें अगर आप भूलते हो तो मुनस इलाही साहब जो हैं मुलव्विस हैं, उनको क्यों नहीं आपने गिरफ्तार किया और वो इंक्वायरी स्टेज से आज तक मुकदमा जो है आगे क्यों नहीं बढ़ा? इसी तरह अगर हम ये पूछें कि वो जो EOBI का केस है, 44 अरब
रुपए का, जिसमें चौधरी वजाहत हुसैन साहब हैं, गोंदल साहब हैं, अलीम खान साहब हैं। ये 2011-12 से लेकर आज तक इंक्वायरी की स्टेज से आगे क्यों नहीं बढ़ा और उन लोगों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? तो इसमें कुछ परेशानी की बात तो नहीं, ये तो हक सच बात है कि आप ज़रूर पकड़ें, मगर सबको पकड़ें। एक मौजू की तरफ और ले जाना चाहता था आपको कि ये जो मियां नवाज शरीफ के जो इनको रिलीफ मिली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, आज नैब उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट चली गई अपील में कि जी ना तो वो हाई कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस किया, ना उन्होंने डिटेल से केस सुना और फौरी तौर पे उसको सुप्रीम कोर्ट का लदम करार दे। पहले भी वैसे कोशिश कर चुके हैं एक दफ़ा केस के दौरान भी। तो आपको इस बारे में मियां नवाज शरीफ ने कल अपने वकला से मुशावरत भी की है, तो ये आपको क्या नज़र आता है इस सिलसिले में प्रोस्पेक्ट्स में? देखिए निज़ामी साहब, हाई कोर्ट ने क्या बात की थी? मैं तो हाई कोर्ट जाता रहा हूँ कुछ दिन। हाई कोर्ट ने ये कहा, पूछा नैब से कि भाई ये आपका जो फैसला है, क्योंकि हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट तो है नहीं कि नए सिरे से ट्रायल रन किया जाए। हाई कोर्ट के सामने तो आप सिर्फ कानूनी नुकात जो हैं वो पेश कर सकते हैं, जो आपका मुकदमा हो उसके हवाले से, यानी जो जजमेंट आए उसके हवाले से। तो उसमें उन्होंने पूछा कि भाई ये बताइए कि आपकी जजमेंट में लिखा हुआ है कि किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं हुई, ये जजमेंट का हिस्सा है, आप बताएं कि आप ये मानते हैं, और अगर आप नहीं मानते तो क्या आपने इसके ख़िलाफ़ अपील की है, और अगर आपने नहीं अपील की तो क्या अब आप अपील करने का इरादा रखते हैं कि वाकई ये करप्शन थी? तो ना उन्होंने कहा कि हमने अपील की है और ना उन्होंने कहा कि हम ये करप्शन, यानी करप्शन नहीं हुई, ये फैसले में लिखा हुआ है, ना उन्होंने कहा हमने इसके ख़िलाफ़ अपील की है और ना हम अपील करना चाह रहे हैं या आने वाले वक्त में करेंगे। चलिए ये बात साबित हो गई कि करप्शन नहीं हुई। तो अदालत ने कहा कि फिर दूसरा नुक्ता ये है कि अगर करप्शन नहीं हुई तो फिर लिविंग बियॉन्ड मीन्स, आपने सुना होगा नैब का एक कानून है जिसमें आपने सिर्फ ये साबित करना है कि आपके जो आपके रिसोर्सेज हैं उससे ज़्यादा आपके एसेट्स हैं, जी वसाइल हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलिए मान लेते हैं, ज़रा इसको देख लेते हैं। तो आप ये बताइए कि जिस एसेट की आप बात कर रहे हैं वो जो इंग्लिस्तान में है, क्या आपने उसकी कीमत का तयन कर लिया? तो नैब ने कहा हमने नहीं किया। उन्होंने कहा अच्छा चलिए हो सकता है, उन्होंने कहा गूगल करके देख लीजिए, क्योंकि आजकल बड़ा अच्छा रिवाज है, गूगल करके हर चीज़ का जवाब मिल जाता है। तो उन्होंने जज को कहा कि गूगल करके देख लें, जिस पे एक वहाँ पे कहका लगा। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलिए अगर हम गूगल करके देख भी लें और हमें पता चल जाए कि इस असासे की क्या कीमत है, तो क्या आपने उनके रिसोर्सेज यानी उनके जो उस वक्त के आमदन थी उसका तयन कर लिया है? तो उन्होंने कहा वो भी नहीं किया। तो कहने लगी अदालत कि अगर आपने ना एसेट्स का तयन किया है कि उसकी क्या मालियत है, ना आपने उस वक्त के वसाइल का तयन किया है, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं लिविंग बियॉन्ड मीन्स? तो उस पर खामोशी, पूरी अदालत में खामोशी। तो आप बताइए कि अगर इस तरह के कानूनी नुकात जो वहाँ पर उठाए गए, नैब के पास उनका कोई जवाब नहीं, अगर मुकदमे में खुद लिख डाला जालिमों ने कि कोई करप्शन का किसी जगह पे शक नहीं, शाइबा नहीं, प्रूफ नहीं, तो फिर किस बुनियाद के ऊपर हाई कोर्ट जो है उनको जेल में रखती? मगर बहरहाल उनका अगर हक है, उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो चले जाएं। जो हमारा कानूनी हक है हम भी इस्तेमाल करते रहेंगे, ना उनकी रस्म नहीं है ना अपनी रीत नहीं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो मजमूई तौर पर मैं देखता हूँ आप और आपके दीगर साथियों को, पीटीआई के जिन कमज़ोरियों की तरफ आप लोग इशारा करते हैं, उनमें से ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो इकनॉमिक हैं। महंगाई बढ़ गई, डॉलर कंट्रोल में नहीं रहा, गैस की और बिजली की कीमतें बढ़ा दी। ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक पहले 2 महीने में जो एतराज़ात आए हैं वो पीटीआई की हुकूमत के हवाले से वो आप लोगों के ही आए हैं। लेकिन मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो ये सब शायद पीटीआई गवर्नमेंट जो है वो उन पुरानी पॉलिसीज़ के तसलसल में या फिर उन खामियों की वजह जो इकोनॉमिक सिचुएशन पीएमएलएन छोड़ के गई है, उसके नतीजे में ये डॉलर की हालत पतली हुई या गैस की कीमतें जो आपने रोक रखी थी, बढ़ा नहीं रहे थे, और 35 अरब रुपए जो है वो आपको माहाना अदा करने पड़ रहे थे, वो अब वो अदा नहीं करना चाहते और वो गैस की कीमतें या बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं। तो उन सब का ताल्लुक पीटीआई से बराह रास्त तो नहीं है, वो तो उनको आपसे थोड़ा इख्तिलाफ करता हूँ आपके सवाल के प्रेमिसेस से। मसलन ये है
कि किसी हकीम ने कहा था कि एक दिन में 9 रुपये डॉलर के मुकाबले में कीमत गिरा दें। ये पिछली हुकूमत का कसूर था या इन असद उमर साहब की नाअहली थी? नहीं, एक मिनट। जी जी, IMF के प्रोग्राम में ले तो लाल करना, आज तक ये नहीं पता कि कितने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम नहीं जा रहे, मैं उस दिन खुद मौजूद था वहाँ। वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं जा रहे हैं, पता नहीं किस में जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल था ये ज़रा थोड़ी सी मैं रिकॉर्ड दुरुस्त कराना चाहता। जी मुसद्दिक मलिक साहब। देखिए मेरा नुक्ता, अब तो मेरे सवाल के बाद उनकी कोई गुंजाइश रही नहीं, आपने उसका जवाब दे ही दिया है, तो अब वो क्या मेरे सवाल का जवाब मैं फिर भी नहीं, लेकिन मैं इस पर आर्ग्यू कर सकता हूं। बहरहाल कुछ चीज़ों में इजाजत दें तो मैं, मेरे सवाल के कुछ हिस्से बहरहाल ऐसे हैं, जाहिर है आप पतली इकोनॉमिक सूरत हाल तो छोड़ कर गए ना, खत्म हो रहा है ना, वो तो सही है, लेकिन मजमूई तौर पर 2 पॉइंट टेक्निकल थे। जी जी जनाब। जी मैं देखिए मेरे 2 नुकात जो हैं उनमें से पहला नुक्ता ये है कि ये जिस चीज़ का भी जिन अवामिल का भी आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो तेल के हैं, चाहे वो बिजली के हैं, चाहे वो कर्ज़े के हैं, ये तमाम अवामिल पिछले 5 साल में मौजूद थे। यानी पिछले 60 दिन में, 65 दिन में या 70 दिन के अंदर तो ये कर्ज़ा नहीं हमारे ऊपर आया। पिछले 60 दिन में या 90 दिन के अंदर बिजली का जो डेफिसिट है वो तो हमारे सामने नहीं आया। ये तो 5 साल से चलता आ रहा है। हमने बिजली पूरी की। जब मैं आया था हुकूमत में तो उस वक्त 14 घंटे लोड शेडिंग शहरी इलाकों में और 18 होती थी दही इलाकों में। अब पूरे मुल्क में कहीं बिजली तो पूरी की सर, लेकिन वो ट्रांसमिशन लाइन नहीं लगाई ना, लाइन लॉसेस की मद में 22 अरब रुपए आपको महाना अदा करने पड़ रहे। ये आपकी बात ठीक नहीं है, ये बात आपकी ठीक नहीं है। आप जिस दिन चाहेंगे मैं आपसे तफसीली प्रोग्राम करूंगा। हमने 22,000 मेगावाट बिजली जो है वो ट्रांसमिट की है, यानी उसकी हमने तरसील की है। जब आप कैपेसिटी लगाते हैं, मसलन 100 मेगावाट अगर आप सोलर के लगाएं तो जो बिजली पैदा होती है वो सिर्फ 20 मेगावाट सालाना होती है। मैं आपको ज़रा एग्जांपल दे देता हूँ। रात सारी सूरज नहीं होता, बिजली 20 मेगावाट की आपने 100 मेगावाट की कैपेसिटी लगाई, शाम को 6 बजे से सुबह फजर तक कोई रोशनी नहीं थी, इसका मतलब है बिजली नहीं पैदा हो सकी। फिर सूरज कमज़ोर था, बिजली कम पैदा हुई। 8-9 बजे सूरज आया बिल्कुल अपने अरूज पे, 2-3 के बाद ढलना शुरू हो गया। यानी 100 मेगावाट का जो आप कारखाना लगाते हैं वो आपको सिर्फ 20 मेगावाट की बिजली देता है। तो जो आपने ट्रांसमिट करनी है वो सिर्फ 20 मेगावाट बिजली है। इसी तरह अगर आप 100 मेगावाट पनचक्की के ज़रिए कारखाना लगाएं, पानी का कारखाना लगाएं, तो वो सिर्फ 44 मेगावाट आपको देता है। इस वजह से ये कहना कि आपके पास ट्रांसमिशन लाइन नहीं, तो 22,000 मेगावाट हमने कैसे ट्रांसमिट किया। लेकिन मैं बड़े मुकदमे पे वापस आना चाहता हूँ। सॉरी, अगर 1 मिनट दीजिए, अगर कता कलामी इजाजत है 1 मिनट। जी जी प्लीज। देखिए बात यह है कि ये हुकूमत इसी तरह हम चला रहे थे बगैर लोगों के ऊपर बोझ डाले। हमारी मुआशी स्ट्रैटेजी ये थी कि लोगों के ऊपर से टैक्स कम करो, उससे नीचे की बेस बढ़ जाएगी, टोटल पैसे जो हमारे पास आएंगे वो ज़्यादा होंगे, हम आवाम की खिदमत कर सकेंगे। हमने लोगों को ये कहा कि आप 100 रुपया कमाएं, 85 अपने पास रखें, हमें सिर्फ 15 दें, मगर सब लोग दें ताकि हम आपकी खिदमत कर सकें। ये हमारी पॉलिसी थी। हमने 5 साल ये हुकूमत चलाई है। ना लोगों के ऊपर बिजली का बॉम्ब गिराया, ना हमने लोगों के ऊपर गैस का बॉम्ब गिराया, ना हमने लोगों के ऊपर महंगाई का बॉम्ब गिराया। इस मुल्क के अंदर 4% से कम रही अफराते ज़र। इस मुल्क के अंदर 6% तक शराय तरक्की बढ़ी। इस मुल्क के अंदर CPEC आया, इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट हुई। तो ये 90 दिन में क्या हो गया कि जो हमसे चल रही थी वो इनसे नहीं चल रही। भाई इनसे नहीं चलती तो हमें वापस करके हम दोबारा चला के दिखा देते हैं। इस सितम ज़रीफ़े पे एक शेर सुनाते जाएं आप हमें। PTI के रवैये पे शेर सुनाने लगाऊं कि मैं हूं और अफसुर्दगी की आरज़ू गालिब के दिल, देख कर तर्ज़े तपा के अहले दुनिया जल गया। बहुत शुक्रिया साहब प्रोग्राम में शिरकत करने। एक ब्रेक लेना नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामद कहते हैं। निज़ामी साहब, सबसे पहले तो मैं जरदारी साहब के इस बयान पर आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने 2014 में भी हुकूमत की पॉलिसी से इख्तलाफात रखने के बावजूद उन्होंने बेल आउट इसलिए किया था कि हम सिस्टम को चलने देना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि सिस्टम जो है वो डीरेल हो जाए। अब 2 महीने में पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब अगर इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि ये हुकूमत नहीं चल सकती और करारदाद आनी चाहिए कि हुकूमत ना चले या नहीं चल सकती,
तो क्या ऐसा हतमी तौर पर पीपल्स पार्टी कैसे इस नतीजे पर पहुंच सकती है, या ऐसा क्या हो गया ये जरदारी साहब बड़ी हिचकिचाहट और सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचे। आप देखें ना, ज़रा रिकॉर्ड देखें। बलूचिस्तान की हुकूमत साजी में उन्होंने हेल्प की, PMLN की हुकूमत ख़त्म कराने में, नॉमिनी में, याद है ना आपको। फिर सेनेट के इलेक्शन के मौके पे इनका PTI से इत्तेहाद हो गया, इत्तेहाद था तकरीबन। लेकिन वो जो दूसरी बात की आपने, वो दबाव कम नहीं हुआ, बढ़ता गया। तो अब वो नतीजे पे पहुँचे कि ये इतना भी अपीज़ कर लें, इनको को रिलीफ नहीं मिलने लगा। वैसे ये जो फेक अकाउंट्स वाला मामला है, अभी तक मैंने सुना है कि जरदारी तक खुरा नहीं पहुंचा उनका। जरदारी साहब का ग्रुप जो है, जरदारी ग्रुप, उस पर के शवाहिद तो JIT मतलब है उसमें उसका इजहार कर चुकी है। फरियाल तालपुर का भी नाम आ गया हुआ है, कुछ और भी नाम है, लेकिन डायरेक्टली जरदारी साहब को लिंकेज अभी तक शायद मेरी इतलाक मुताबिक नहीं साबित हो सकी। ये अब आई डोंट नो, मैं को ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन जो हो सकता है मैं गलत हूँ। तो लेकिन बात यह है कि ये दूसरा इसमें यह भी चीज़ है कि क्योंकि बड़ी फ्रेजाइल यानी कमज़ोर किस्म की मेजॉरिटी है हुकूमत की, पंजाब में भी, और पंजाब में तो ख़ास तौर पे फेडरल लेवल पे भी, तो इसलिए शायद उनको टेम्पटेशन भी नज़र आती है कि अगर आप ज़्यादा हमें छेड़ेंगे तो फिर हम डिस्टेबलाइज करेंगे। वैसे तो देखें, मुझे तो कोई शवायद नज़र नहीं आते कि 2 महीने में हुकूमत फारिग होने वाली है इतनी जल्दी। किस तरह फारिग होगी? देखें ना, जो फारिग करने वाले लोग हैं उनके साथ तो इनका तालमेल अच्छा है, जो माजी में रहे हैं। आज की नहीं बात कर रहा, आज की फौजी क़यादत तो 100% जमहूरियत को सपोर्ट करती है। लेकिन जिस अंदाज से तालमेल है इमरान खान साहब का और फौजी क़यादत का, ये कम अज़ कम मेरा नज़दीक 1 दहाई से ज़्यादा के बाद इस किस्म की मिसाली तल्लुक़ात हैं। पहले हमेशा किसी न किसी मौजू पे, मसले पे टेंशन ही रही है। मतलब जरदारी साहब थे तो सलाला हो गया, उसके बाद जनाब वो हो गया, मीमो गेट हो गया, बीच में रेमंड डेविस हो गया, एक टेंशन का माहौल था। और मियां नवाज शरीफ के बारे में तो डॉन गेट से लेके आप जो मर्जी, एक लंबा मामला, पूरी किताब। आज ये सूरत हाल नहीं है। तो अगर आप देखें तो अगर उस तरफ से भी कोई ऐसा मसला नहीं है, देखें ना, उस तरफ से मसले से मुराद है कि अगर कोई वाकई ऐसे लोग होते हैं जो इनकरेज कर रहे होते हैं अपोजिशन को, क्योंकि जो 2014 का धरना था उसमें भी इमरान खान साहब कामयाब नहीं हुए तीसरे अंपायर के उंगली, तो अब भी कोई तीसरा अंपायर मौजूद ही नहीं है इस मामले के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई। आप क्या जरदारी साहब के इन बयानात का ताल्लुक देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले केसेस, या उन केसेस के नतीजे में जो दबाव है जरदारी साहब के ऊपर, उस दबाव का इस स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक देखते हैं? जरदारी साहब भी बड़े सियासत के खिलाड़ी हैं, पुराने, जानते हैं वो। कुछ ना कुछ हो सकता है, इसको आप खारिज ज़बान तो करार नहीं दे सकते। नहीं, लेकिन जो 2 बड़े केसेस हैं उनमें से एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस केस है, दूसरा जो केस है वो तो उसका ताल्लुक उन केसेस के साथ है जो नवाज शरीफ के ज़माने में बनाए गए थे। आज उन्होंने कहा ना, ये भी उन्होंने कहा कि इसके बावजूद कि मेरी सारी मुश्किलात का जो मंबा है वो नवाज शरीफ है, वो नवाज शरीफ है, तो वो, लेकिन इसके बावजूद मैं तैयार हूँ। जरदारी साहब जो है वो, उनका कई सालों बाद, मैं समझता हूँ कि तकरीबन 3 साल बाद मियां नवाज शरीफ से पहली मुलाकात तब हुई, जो कि बिल्कुल गैर सियासी थी, जब वो अफसोस करने के लिए वो और बिलावल भी गए थे जाती उम्रा। 3 साल वो अवॉइड करते रहे। मियां नवाज शरीफ लंदन में पीछे भागते रहे, उन्होंने चर्चिल होटल से अपना ठिकाना बदल लिया इसलिए कि उनको मिलना ना पड़े। तो इस सूरत हाल में ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो तब्दीली आई है ना जिस हालात में, जिसकी वजह से जरदारी साहब भी अभी देखें ना, बाकी जो बातें छोड़ दें, जब सदारती इलेक्शन का मसला आया या प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब का मसला आया, स्पीकर के, तो उस वक्त भी इन्होंने कहा कि जी हमारा एक ही पॉइंट पे इत्तेहाद है, वो क्या है, वो इलेक्शन की तंजीम। लेकिन आज इस इत्तेहाद को अब ब्रॉड बेस्ड किया जा रहा है। अच्छा, ब्रॉड बेस्ड इत्तेहाद अगर बन जाता है तो आपके ख्याल में ये कोई इम्पैक्ट डाल सकता है, हुकूमत को परेशान कर सकता है? क्योंकि अगर नंबर गेम आपके पास पूरा नहीं है तो कोई आईनी तरीका आपके पास नहीं है हुकूमत को हटाने का। यकीनन आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखें ना, किसी भी हुकूमत को चैन से हुकूमत करने के लिए
कुछ ना कुछ ऑपोजिशन से बकाया बामा चाहिए थी। इस मामले में इमरान खान साहब का रवैया भी मेल नज़र है। वो कहते हैं सारे ऑपोजिशन वाले चोर हैं, ये सब ही जेल में जाएंगे। मैं होता तो 50 बंदों को मैं जेल में डाल देता। भाई एक तरफ तो आप कहते हैं नैब इंडिपेंडेंट है, दूसरी तरफ आप ये फतवा सदर कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब भी जोश में ऐसी बातें कर जाते हैं जो शायद उनका मद्दा नहीं होता। तो आपके ख्याल में किस किस्म की मुश्किलात हुकूमत को फेस करना पड़ सकती हैं? भाई एक तो है कि पार्लियामेंट में बड़ा हंगामा, मीनिंगफुल लेजिस्लेशन ना होना, दूसरा जो तीसरा ज़्यादा ख़तरा मुझे नज़र आता है वो ये है कि हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ग्रीस में बड़े IMF के बाद ऑस्टेरिटी, वो और मतलब था ऑस्टेरिटी का, उस तरह की ऑस्टेरिटी अगर यहाँ आती है जिसमें ग्रीस तो एक हमसे बेहतर लेवल की इकॉनमी थी ना, वो नीचे आ गई और वहाँ हंगामे शुरू हो गए, हुकूमतें गिर गई। यहाँ भी अगर लोग सड़कों पर निकले हैं, गैस की कीमत में बढ़ जाए जो आप अभी जिक्र कर रहे थे, चाहे वो पिछली हुकूमत के ज़िम्मे में हो, वी कैन डिबेट दैट, सही, रुपए की कीमत गिर जाए और IMF के सब्सिडीज़ ख़त्म कर दो, प्राइवेटाइजेशन करते करते राइट साइजिंग जिसको कहते हैं, अब सैकड़ों बल्कि हज़ारों लाखों लोग, हज़ारों कह लें, बेरोज़गार हो जाए, रोटी महंगी हो जाए और रोज़गार के ज़राए मफकूद हो जाएं, तो ये दिस इज़ अ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर फॉर एनी गवर्नमेंट। और इसमें तीली लगाने के लिए ऑपोजिशन मौजूद हो तो हालात जो है वो ये ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, चलें एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जो कारोबारी हज़रात भी परेशान हैं, इस फहरिस्त में जो आप बता रहे कारोबारी शख्सियात को भी शामिल कर लें तो उनके भी अपने अपने मसाइल हैं। कुछ मीटिंग्स हुई भी हैं इन लोगों की हुकूमत से, लेकिन कुछ होना बाकी भी हैं, कुछ मसाइल हल हो भी रहे हैं, कुछ होना बाकी भी हैं। तो मेरे साथ मियाँ शकील अशफाक साहब मौजूद होंगे एक मुख्तसर ब्रेक के बाद, जो कि FCA के चेयरमैन हैं। उनके मसाइल क्या हैं और उनका ताल्लुक इस इंडस्ट्री से है, क्या उनके मसाइल हुकूमत ने अभी तक सुने नहीं हैं, कहाँ तक मामला पहुँचे हैं। एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर इस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पिछले दिनों हमने प्रोग्राम में बात की थी कि कैनोला और सोयाबीन से लदे के कंटेनर से लदे बहरी जहाज़ जो हैं वो खुले समंदर में पड़े हैं, लंगर अंदाज नहीं हो रहे, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं। हमने इस पर बात की, गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन भी लिया, लेकिन इस डिले के नतीजे में लाखों डॉलर का जो डैमेज पड़ा इन लोगों को और इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों को, उससे इस इंडस्ट्री को नुकसान क्या हुआ है और क्या इसका कोई इजाला है? कुछ हुकूमत इस सिलसिले में कोई किरदार अदा कर सकती है? क्या करना चाहिए? इस मौजू में हम बात करेंगे। हमारे साथ शहजाद अली खान साहब मौजूद हैं जो पैटर्न चीफ हैं FCA के, और मियाँ शकील अशफाक साहब मौजूद हैं, चेयरमैन हैं FCA के। मैं तो दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। शहजाद साहब, पहले तो सबसे ये बता दीजिएगा कि क्या डैमेज की मद में नुकसान हुआ है इस इंडस्ट्री को? क्या वो जो मामला था डिले वाला, क्या वो रिजॉल्व हो गया है? कितना मसला हल हुआ है, कितना बाकी है? क्या इस सिलसिले में आपकी मीटिंग्स हो रही हैं हुकूमत से या इदारों से? बहुत शुक्रिया जी। तकरीबन 55 से 60 करोड़ रुपए अब तक जो डैमेज है बन चुका हुआ है, और आप ये समझे कि क्योंकि 1 महीना पोर्ट के ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं हुई, इसकी वजह से वो जो बैकलॉग है अब वो दूर होने में भी कम से कम 2 से 2.5 माह लगेंगे और जहाज मुतवातर चैनल देते रहेंगे। इसका दूसरा नुकसान, ये तो डायरेक्ट नुकसान था, इनडायरेक्ट नुकसान ये हुआ कि सोयाबीन मील की प्राइसेस ऊपर चलेगी, और उससे आप देखें कि जब से ये सारा वाकया हुआ है मुर्गी की कीमत भी मार्केट के ऊपर चलेगी, और ये भी अब जो शॉर्टेज है, ये जो 1 महीना इंडस्ट्री नहीं चली उसका गैप भी दूर होते हुए टाइम लगेगा। तो उसका खमियाजा जो है वो हम तो अदा कर चुके हैं 55-60 करोड़ रुपए अदा करके, लेकिन पूरी कौम भी अदा कर रही है उसके साथ। तो और अभी तक मेरा ख्याल है रियलाइजेशन नहीं है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर जो है उनसे हमने 12 दफा कहा है कि इसके ऊपर कुछ क्लियर कट पॉलिसी दे दें। वो डे टू डे बेसिस पे चल रहे हैं, और मेरा ख्याल अभी खुद भी वो कंफ्यूज हैं कि इस मसले को कैसे हैंडल करना है और कैसे टैकल करना है। अच्छा मियाँ शकील साहब, इसका हल क्या है मसले का, और डिमांड क्या है आपकी हुकूमत से? ये हमारी डिमांड बिल्कुल सिंपल है। बेसिकली पूरी दुनिया में यही कमोडिटी ट्रेड हो रहा है और बड़े वॉल्यूम में हो रहा है। सोयाबीन सीड जो है वो दुनिया में 150 मिलियन टन के करीब ट्रेड होता है, पाकिस्तान में 2 मिलियन टन आ रहा है। तो ये एग्जैक्टली वही कमोडिटी है। तो पूरी दुनिया में इस पे जो ट्रीटमेंट है, हर जगह कमोडिटी ट्रेडिंग में उसूल है कि जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो सारी फाइटोसैनिटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करती है,
हमारे यहाँ इशू ये है कि जो इनका प्रोटोकॉल जो तय होना था, जो कनाडा के केस में 2012 से और यूएस के केस में 2015 से ये फाइनल नहीं हो सका है, ये उसका खमियाजा हम सब भुगत रहे हैं। और ये फॉरेन एक्सचेंज जो है ये तकरीबन डेली हम $2 लाख डैमरेज की सूरत में दे रहे हैं। और फ्यूमिगेशन भी जो की जा रही है वो एक बहुत ही टॉक्सिक मिथाइल ब्रोमाइड है, जो जिसके एनवायरनमेंट पे भी बड़े बुरे असरात हैं, तो इसको बंद होना चाहिए जी। तो ये दो मसले हुए ना जी। एक तो मसला ये है कि जो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है वो आप कह रहे हैं कि वो ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, जिसकी वजह से ये आपको और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे, अगर ये कनोला ऑयल जो सीड जो है नहीं मार्केट में बर वक्त पहुँच रहा, तो इससे तो कीमतें बढ़नी शुरू हो चुकी हैं या हो जाएंगी बढ़नी शुरू? जी ऑलरेडी बढ़नी शुरू हो गई हैं। पिछले दिनों ये जो सीड है इसके दो मेन यूजेस हैं। एक तो ये मुर्गी और अंडे की फीड, मुर्गी की खुराक के लिए मेन इस्तेमाल होता है, और दूसरा ये जो कुकिंग ऑयल होता है उसके लिए। तो पिछले दिनों काफ़ी इसके लिए शॉर्टेज हो गई थी और मुर्गी और अंडे की कीमत में काफ़ी सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ था। वो इन्हीं जहाज़ों को रुकने की वजह से हुआ था। उसके बाद ये हुआ है कि अब वो जहाज़ तो रिलीज़ हो गए, मगर वो कॉस्ट जिसके पीछे हम पिछले 3 साल से एहतजाज कर रहे हैं, जो 80 रुपये से शुरू हुई थी, अब उसे बढ़ा के 440 रुपये पर टन कर दिया है। पिछले साल हमने तकरीबन 1.5 अरब रुपया इस मद में ज़ाया किया था, और इस साल ये 4 से 5 अरब रुपया इसमें ज़ाया होगा। लेकिन शकील साहब, तो इवेंचुअली वो जो पैसा अब वो डैमेज पड़ा है, अब वो क्या देना लाजिम है या उसका कोई हल है? और क्या आप हुकूमत से तवक्को कर रहे हैं कि हुकूमत देगी? मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपका बुनियादी तौर पर तकाजा क्या हुकूमत से है, या तवक्को क्या है कि हुकूमत क्या करे? वो जो डैमेज पड़ा है वो तो पड़ गया है ना, क्या हुकूमत तो नहीं दे सकती, इन्हीं को देना पड़ेगा। आपको ही देना पड़ेगा। तो फिर आप क्या कह रहे हैं गवर्नमेंट से? देखिए, हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ यही है कि ये हम इस वक्त एक बदतरीन करंट अकाउंट डेफिसिट को फेस कर रहे हैं, और ये टोटली वेस्टेज है। हमारे कराची पोर्ट पे बर्थ खाली पड़े हुए हैं और फैब के ऊपर हम कार्गो डिस्चार्ज नहीं कर रहे, तो ये बहुत ग्रॉस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, इसको बंद होना चाहिए। ये एक बेसिकली जो फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल अननेसेसरीली इसमें ज़ाया हो रहा है जी। ये कराची पोर्ट कोई पोर्ट कासिम से अलग आप बात कर रहे हैं आपके? ये कराची पोर्ट खाली पड़ा और पोर्ट कासिम बिल्कुल ब्लॉक्ड है। जी हाँ, ये भी एक अलग इशू है कि जी मुल्क में हमारे पास 2 ही पोर्ट हैं, और जैसे अभी शहजाद खान साहब ने बताया कि हमारे पास एक ही ग्रेन टर्मिनल है जो पोर्ट कासिम पे है। तो कराची पोर्ट पे भी हमारी रिक्वेस्ट रही है गवर्नमेंट से कि वहाँ पे भी एक ग्रेन टर्मिनल बनाया जाए, ताकि ये वेसल्स के लिए जो हम डेमरेज पे कर रहे होते हैं ये यूटिलाइज हो सके हमारे बर्थ। तो वहाँ पे कोई पेशरफ्त, कोई खातिर खा हो नहीं सकी है। ठीक है। अच्छा, ये दूसरा मामला जो आपने फ्यूमिगेशन का जिक्र किया, आपने कहा कि ये ऑलरेडी फ्यूमिगेटेड होते हैं ये सीड, यहाँ पर आकर दोबारा से इसको फ्यूमिगेट किया जाता है, जो कि उस पर नेगेटिव असरात भी मुरतब करता है, कॉस्ट भी आती है और वक्त का ज़िया भी है। यही मतलब है, आप चाहते हैं कि फ्यूमिगेशन ना हो? जी बेसिकली पूरी दुनिया में जी ये जो फ्यूमिगेशन की जाती है, ये इन्फेस्टेशन को ख़त्म करने के लिए, अगर कोई कीड़े किसी एग्रीकल्चरल कमोडिटी में हैं तो उनको ख़त्म करने के लिए फ्यूमिगेशन की जाती है। इसके बहुत आसान भी तरीके मौजूद हैं, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि वो प्रोटोकॉल साइन नहीं हो सका है, और एक प्लांट प्रोटेक्शन ने उस पर एक बड़ा अनरीज़नेबल सा स्टांस लिया हुआ है कि उसके ये वो नॉर्मली जो एक सस्ता तरीका फॉस्फीन का है उसको यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि मिथाइल ब्रोमाइड को यूज़ करेंगे, जिसकी कॉस्ट जो है वो 7-8 गुना ज़्यादा है और वो टोटली इम्पोर्ट होता है। तो ये बुनियादी मसला है, और ये हम भी अगर कोई भी कमोडिटी एक्सपोर्ट करते हैं तो एज एक्सपोर्टिंग कंट्री हमने इंपोर्टिंग कंट्री की रिक्वायरमेंट्स को मीट करना होता है, और हम भी यही स्टांस जब अपनी इंपोर्ट्स पे लगाते हैं तो हम अपनी रिक्वायरमेंट अपनी ही पोर्ट्स पे यानी डिस्चार्ज के वक्त हम मीट कर रहे हैं, जो बिल्कुल इनएफिशिएंट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियाँ शकील साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। शहजाद अली खान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। ये तो बहरहाल मामला है, हुकूमत को देखना चाहिए। बुनियादी बात जो है ना, ये अजीब दुख पूरी बात है। ये हुकूमती बात नहीं है कि मौजूदा हुकूमत है पिछली हुकूमत। हमारी जो सारी मशीनरी है ना ब्यूरोक्रेसी की, और
इन मामला से डील करने वाली, इनका मकसद ये है कि हर कारोबारी आदमी जो है या फॉरेन इन्वेस्टर जो है उसको डिस्करेज किया जाए। और पाकिस्तान का जो नंबर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वो पाकिस्तान में, पैसे खिलाना अलग, ये इस किस्म की ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें अलग। अब ये जो हमारे सामने जो कम्युनिस्ट मुल्क जो मशहूर थे ब्यूरोक्रेसी के लिए, लाओस, कंबोडिया, चीन सबसे बड़ा, इन्होंने ये, क्योंकि इनके यहाँ ऐसी ब्यूरोक्रेसी और तरह की थी, जब कम्युनिज्म ख़त्म हुआ तो वो भी साथ ही ख़त्म कर दी उन्होंने। हम लेकिन लकीर के फ़कीर अभी तक कोई चीज़ आगे नहीं चल सकती, या पैसे दें या ज़ाबत में है। वो जो लाखों डॉलर पर मंथ जा रहे हैं, अब उसका कोई तो जिम्मेदार होगा, किसी को परवाह नहीं है कि क्यों खड़े रहे भाई। एक तरफ कहते हैं कि जी पाकिस्तान दिवालिया हो गया, दूसरी तरफ पर जब ऐसी बातें सुनते हैं तो अफसोस होता है। अब वो क्लियर होने के बावजूद भी वो बैकलॉग क्लियर होने में मेरा ख्याल है 3 महीने शायद मजीद लगे नहीं, और ये तो बात सारे ठीक होगी। अल्टीमेटली हु इज सफरिंग? यू एंड मी, द कंज्यूमर। एग्जैक्टली। देखे ना, ये जो खान साहब का नया प्राइसेस में इजाफा हो चुका है, खान साहब में नया पाकिस्तान है, अभी उनको वक्त नहीं मिला, और ये कहना भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं हो, तवक्को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके अंदर ये चीज़ें जो है हमें ठीक करनी होंगी अगर पाकिस्तान ने वाकई अगले, जैसे असद उमर साहब कहते हैं कि हम आखिरी मरतबा हम बार बार IMF के प्रोग्राम में जाएंगे अगर इस किस्म के बाबू जो हैं इस पाकिस्तान को चलाते रहे। सही है। अच्छा, अब IMF का आपने जिक्र कर दिया, इमरान खान साहब इसे अभी भी अवॉइड करने, जिसका आपने खुद भी जिक्र किया कि अभी भी वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं और फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे, और अब वो सऊदी अरब गए हैं। क्या सऊदी अरब के इस दौरे के नतीजे में कोई ऐसी ऑप्शन निकल सकती है कि IMF में जाना? बहुत स्टेट बैंक में कुछ पैसे रखते हैं वो। इस वक्त तो सऊदी अरेबिया का बुरा हाल है। अब देखना, वो ये जो कॉन्फ्रेंस है जो डेवोस इन द डेजर्ट जिसको कहते हैं, ये तो फॉरेन इन्वेस्टर के लिए की गई, सऊदी अरेबिया में इन्वेस्ट करें। ये अलग बात है कि इसमें से जो मेजर प्लेयर्स हैं, अमरीकी ट्रेजरी का सेक्रेटरी और वगैरह वगैरह, बरतानवी भी और बड़ी बड़ी कंपनियों के सरबराह भी, बड़ी बड़ी सीमंस और इस टाइप की कंपनियां, उन्होंने काम नहीं आते ये जो खुशोगी की वजह से। तो अभी $100 मिलियन सऊदी अरेबिया ने बड़ी कई महीनों के लिए तो लाल के बाद अमेरिका को दिए, जब वो इधर आके फंसे ना ये इस खुशोगी वाले मसले में। तो मैं कोई इस बारे में बड़ा, अल्लाह मियाँ करे कि हमें कुछ दे दें, लेकिन मैं बड़ा स्केप्टिकल हूँ कि मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स के पास जाने और फ्रेंड्स से हेल्प लेने का इशारा तो एक से ज़ायद बार दिया है ना हुकूमत ने कि हम अपने फ्रेंड्स से मदद करेंगे। याद है जब पहले भी ये गए थे तो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं निकला था, हमने IMF पैकेज में जाना पड़ा। लेकिन असद उमर साहब ने दिलचस्प बात कही है, उन्होंने कहा कि कर्जे लेने में कोई बुरी बात नहीं है, कर्जे लेने चाहिए, और ये लोग जो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनका सियासी एजेंडा है। मैं बड़ा हैरान हुआ यार कि असद उमर साहब की आज तो वक्त नहीं, मैं आपको उनकी 10 तकरीरें दिखा दूँगा। खुद इमरान खान और इमरान खान साहब ने कहा मैं खुदकुशी करना बेहतर सुनूंगा कुछ, लेकिन चले हालात के हाथों मजबूर हो गए। लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे कि ये इट इज़ ओनली वी आर डिले जो किया ना हमने IMF को। तासुर तो ये भी दिया गया है कि अगर हम IMF में नहीं भी जाते या हमारा कर्जा अप्रूव नहीं भी होता तो हम काम चला लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, वो IMF जो है ना, मैं कोई IMF का कोई तरफदार नहीं हूँ। IMF है, वर्ल्ड बैंक है, IFC, ये सारे जो अदारे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये जब पाकिस्तान को लोन देते हैं या कॉन्फिडेंस का इज़हार करते हैं IMF के बाद, तो कुछ रास्ते खुल जाते हैं, पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो जाती है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो वापस आ जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भागे हैं पाकिस्तान से फॉरेन इन्वेस्टर था ना, जब अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ा वो यहाँ से निकाल लिए पैसे और पाकिस्तान में बिल्कुल कोलैप्स कर गई। तो ये चीज़ें जो हैं ये सारी इंटरलिंक्ड हैं। इमरान खान का खुद दूसरी मरतबा, माफ़ कीजिएगा मैं फिर बुकरात बन रहे हैं, बुकरात बनने चलें कोई बात माजरत कर। अच्छा, अब ये है कि इमरान खान साहब का दूसरी मरतबा खुद सऊदी अरब में जाना थोड़े अरसे में सिग्निफिकेंट है? सिग्निफिकेंट मेरा ख्याल है कि शायद ना जाते तो बेहतर था, मेरी राय है। अब गए हैं तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकलना चाहिए। अगर मलेशिया गए, वहाँ भी कुछ, मलेशिया को बहुत बड़ा लोन चाइना से मांगा था जो उन्होंने नहीं दिया। आपको पता है कि मलेशिया की तो अपनी बुरी हालत है इस वक्त, असल में दुनिया सारी स्क्वीज हुई है, हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है। चलें, बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब, ये आपका प्रोग्राम था, अपना फीडबैक दीजिएगा, इजाज़त दीजिए।